नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के हुए विभाजन को समझेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि कैसे बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में टूट गया और जो अलग-अलग प्रशासक है, उन्होंने किस प्रकार से अपनी प्रशासनिक व्यवस्था वहां स्थापित करने की शुरुआत की। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे जो बरार का क्षेत्र है, वह विकसित हुआ और बाद में अहमदनगर ने कैसे बरार को हथिया लिया। दोनों ही बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी क्षेत्र हैं। तो आज हम डिटेल से इसको समझेंगे और पूरी पृष्ठभूमि जो बरार से कनेक्टेड है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए समझे बहमनी साम्राज्य के विभाजन को और कैसे बरार को अहमदनगर ने हथिया लिया। इस विषय को समझते हैं। जब हम क्षेत्र देखते हैं तो कई चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, जैसे बेरार का क्षेत्र, बीदर का क्षेत्र, बीजापुर का क्षेत्र, अहमदनगर का क्षेत्र, गोलकोंडा का क्षेत्र और गोंडवाना का क्षेत्र। यह क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन 5 क्षेत्रों में इसका विभाजन हुआ, यह हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरार की। बेरार को एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन है? फतुल्लाह इमाद शाह, जो कि हिंदू से मुसलमान बना था। इसने इमाद शाही वंश की स्थापना की और 1484 में एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में बेरार उभर कर आया। पहले यह बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत था और बाद में अहमदनगर ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। इसकी 2 राजधानियां थी, एक इलिचपुर और दूसरा गाविलगढ़। इसके बाद हम क्षेत्र देखें, बीजापुर 1518 से लेकर 1686 तक यह एक स्वतंत्र शासन क्षेत्र के रूप में बना रहा। इसकी स्थापना किसने की? यूसुफ आदिल शाह ने। और जो वर्तमान कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां पर हमको यह मिलता है। इसके विषय में सबसे खास चीज यह कि यहाँ पर गोल गुंबज है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबज है। इसके बाद हम बात करें अहमदनगर सल्तनत की, 1490 से लेकर 1636 तक इसका शासनकाल हमको दिखता है। स्थापना किसने की? मलिक अहमद निजाम शाह ने। और बाद में मुगलों ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद हम बात करें गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा की स्थापना किसने की है? मतलब एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में। तो कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की। वर्तमान जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहीं पर यह स्थापित था। सबसे ज्यादा यह हीरो की खदानों के लिए फेमस है और सबसे फेमस जो कोहिनूर हीरा है, जिसे बाद में अंग्रेज ले गए, वह इसी क्षेत्र से प्राप्त होता था। उसके बाद हम बात करें बीदर की। बीदर की स्थापना किसने की? अमीर बरीद ने। और 1619 में बीजापुर में यह शामिल हो गया। तो आप क्रम के रूप में कैसे ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे बरार को। बरार मिल जाएगा जाकर अहमदनगर में, मतलब अहमदनगर बरार को हथिया लेगा। उसके बाद अहमदनगर मिलेगा मुगल साम्राज्य में। फिर अहमदनगर पर अधिकार होगा मराठा का और मराठों के बाद अहमदनगर पर अधिकार होगा ब्रिटिश साम्राज्य का। इसी तरह से जो बीदर का क्षेत्र है, बीदर अगर हम देखें तो बीदर जाके मिलेगा मराठा साम्राज्य में और उसके बाद यह मुगल साम्राज्य में शामिल हो जाएगा। इसके बाद चर्चा करें अगर हम गोलकुंडा की, तो गोलकुंडा पर अधिकार होगा मराठा का, मराठों के बाद मुगल और मुगल के बाद फिर से ब्रिटिश। और अहमदनगर की चर्चा हमने यहाँ कर ली। अहमदनगर पर मुगल, मुगल के बाद मराठा और मराठा के बाद ब्रिटिश। अहमदनगर के केस में आप ध्यान रखिएगा, मुगलों के बाद मराठों का अधिकार होगा, बाकी क्षेत्रों पर मराठों के बाद मुगलों का अधिकार होगा। तो बरार में यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि बरार कैसे स्वतंत्र हुआ और कैसे इसने बहमनी साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता स्थापित की। हम देखते हैं कि जो बरार का क्षेत्र है, वह वर्तमान में महाराष्ट्र का जो विदर्भ का क्षेत्र है, वहीं पर हमको मिलता है। पहले यह बहमनी साम्राज्य का हिस्सा था, मतलब पूरा बहमनी साम्राज्य का अधिकार था। बहमनी साम्राज्य में हमने देखा था कि इसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे और खास करके हमने बात की थी महमूद गवा की, जो कि इनका एक प्रधानमंत्री था। जब इस महमूद गवा की हत्या कर दी जाती है, झूठे आरोप इस पर लगाए जाते हैं और झूठे आरोप लगाकर इसकी हत्या कर दी जाती है। तो जब यह हत्या हो जाती है, उसके बाद जो बहमनी साम्राज्य है, वह अपनी पतन की ओर बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि महमूद गवा ने बहुत सारे सुधार किए थे और बहमनी साम्राज्य को बहुत मजबूत बनाया था। लेकिन दरबारी गुटबाजी, अफाकी ग्रुप, दक्कनी ग्रुप, यह सब आपस में लड़ते रहे और अंततः बहमनी साम्राज्य का ही पतन हो गया। तो उसके बाद बरार एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में उभर कर आया। इसमें हम देखते हैं कि फतुल्लाह इमाद शाह ने इस स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। यह था कौन? यह भी एक अमीर था
और दरबारी गुटबाजी में हुआ जो विद्रोह है उसका यह फायदा उठाता है और अपनी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था यह स्थापित कर ले जाता है। बहमनी साम्राज्य के दौरान यह बरार क्षेत्र का गवर्नर था और जब बहमनी साम्राज्य कमजोर हुआ तो इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहीं पर स्थापना हुई इमाद शाही वंश की। तो इमाद शाही वंश कहाँ से कनेक्टेड है? बरार के क्षेत्र से। बाद में इसने अरजपुर या फिर इलिचपुर या फिर अमराबाद, तीनों एक ही नाम है, इसे अपनी राजधानी बनाया। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि इसके बाद मतलब फतुल्ला इमाद शाह के बाद जो इसके वंशज है वह काफी कमजोर है और प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं चला पाते और अंततः 1574 में अहमदनगर इस पर अपना अधिकार स्थापित कर ले जाता है। यहाँ पर एक नाम आप ध्यान रखेंगे, चांद बीबी का नाम। यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, खास करके अहमदनगर से कनेक्टेड। अहमदनगर की सुरक्षा के लिए यह अकेले ही मुगलों से लड़ जाएंगी, यह हम आगे देखेंगे, लेकिन इनका नाम आप ध्यान रखिएगा कि अहमदनगर से यह कनेक्टेड है। तो अहमदनगर से कनेक्टेड चांद बीबी, इनके चाचा थे मुर्तजा निजाम शाह। इन्होंने बरार पर आक्रमण किया और उसे अहमदनगर सल्तनत में शामिल कर लिया। उस समय बरार के क्षेत्र पर मुबारक इमाद शाह का शासन था और मुबारक इमाद शाह एक कमजोर शासक था और अंततः मुर्तजा निजाम शाह ने इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद इसे अहमदनगर सल्तनत में शामिल कर लिया। बाद में अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। अब हम देख लेते हैं इनके प्रमुख शासकों को। सबसे पहले हमने बात की फतुल्ला इमाद शाह। 1490 से लेकर 1504 तक इसका शासनकाल है। यह बरार क्षेत्र का संस्थापक है। इसके बाद प्रशासन संभालेगा अलाउद्दीन इमाद शाह। यह फतुल्ला इमाद शाह का पुत्र है। इसने अपने समय काल में अपनी सैन्य शक्ति को काफी मजबूत किया। दक्कनी जो शक्तियां हैं उनके साथ संधियां की। दक्कन में उस समय कई सारी शक्तियां थी, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनसे समझौता करके रहना एक बहुत सफल योजना थी, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि अब धीरे धीरे मराठा भी उभरने लगेंगे, वह भी अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देंगे। और मराठों के उभरने में भी एक बहुत बड़ा कारण यह है कि दक्कन की जो स्थानीय शक्तियां हैं वह आपस में लड़ रही थी और सबसे ज्यादा जो इस्लामी व्यवस्था है उसका प्रचार प्रसार कर रही थी। इसके साथ साथ दक्कन की यह शक्तियां हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करवा रही थी। तो यह सारे कारण बनते हैं जिसके बाद मराठा साम्राज्य उदित होगा। तो बरार का दूसरा शासक है अलाउद्दीन इमाद शाह। इसके बाद दरिया इमाद शाह 1529 से लेकर 1562 तक। यह अलाउद्दीन इमाद शाह का पुत्र है, लेकिन यह एक कमजोर शासक है। इसके समय काल में जो बरार की शक्ति है वह धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, क्योंकि बरार का क्षेत्र अपनी पड़ोसी शक्तियों से लड़ना शुरू कर देता है। अहमदनगर और गोलकुंडा से इसके लंबे संघर्ष होते हैं और उन संघर्षों के कारण यह साम्राज्य ही कमजोर हो जाता है। जो व्यवस्था अपनाई थी अलाउद्दीन इमाद शाह ने कि वह झगड़े नहीं करेगा अपनी पड़ोसी शक्तियों से, उनसे मित्रता के साथ रहेगा, वह गलती कर दी दरियाह ने, और दरियाह ने झगड़ा मोड़ ले लिया अपनी पड़ोसी शक्तियों से। इससे कई तरफ से इन पर हमले हुए और अंततः यह क्षेत्र ही कमजोर हो गया। इसके बाद शासन संभालेगा बुरहान इमाद शाह। इसी के समय अहमदनगर 1574 में बरार पर अधिकार कर लेगा। तो चार प्रमुख शासक हम मुख्यतः देखते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एक फतुल्लाह इमाद शाह जो प्रथम संस्थापक है, दूसरा बुरहान इमाद शाह जो कि इसका अंतिम शासक है। दरियाह का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना होगा कि यह वह व्यक्ति है जिसने ऐसे काम किए जिसकी वजह से अंततः बरार का जो क्षेत्र है उसे अहमदनगर ने हथिया लिया। तो इन कारणों को भी हम देख लेते हैं। यह आपका मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेंस में ऐसे कारण पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स के लिए आप संस्थापक को ध्यान रखेंगे और अंतिम प्रशासक को। दरियाह इमाद शाह अहमदनगर गोलकुंडा के साथ संघर्ष करता है। कारण हम समझते हैं। सबसे पहले अहमदनगर और गोलकुंडा दोनों पहले बहमनी साम्राज्य का ही हिस्सा थे, यानी दोनों स्वतंत्र होकर अपनी अपनी शाखाएं स्थापित कर चुके थे। लेकिन यह कनेक्टेड किससे थे, या हम कहें ओरिजिनेटेड किससे थे, बहमनी साम्राज्य से। तो दोनों यह कोशिश कर रहे थे, अहमदनगर का निजाम शाही और बरार का इमाद शाही, दोनों यह कोशिश कर रहे थे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यानी दोनों एक दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास कर रहे थे। यह कोशिश कर रहे थे कि दूसरे वाले क्षेत्र को जीतकर खुद का एक बड़ा साम्राज्य बना लिया जाए। इसी कारण यह संघर्ष होता है। और हम यह भी देखते हैं क्योंकि इनकी सीमाएं भी आपस में लगी हुई हैं, तो यह चाहते हैं कि दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार कर लें और इसी अधिकार की लड़ाई में एक दूसरे से यह युद्ध करते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कई बार जो इमाद शाह है और जो बुरहान निजाम शाह है, यह दोनों लगातार संघर्ष करते रहते हैं।
अहमदनगर से। अहमदनगर की सेना बरार पर आक्रमण करती है, बरार की सेना अहमदनगर पर भी आक्रमण करती है, लेकिन अंततः कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकलता है। लेकिन इन सब का जो अंतिम परिणाम होता है वह यह होता है कि इन आक्रमणों के कारण धीरे-धीरे जो बरार की सेना है वह काफी कमजोर हो जाती है और जो अगल-बगल की शक्तियां हैं वह लगातार युद्धों के माध्यम से इनकी शक्ति को और घटाती जाती हैं। तो बरार काफी कमजोर हो गया और अंततः अहमदनगर शक्तिशाली साबित हुआ और उसने बरार पर अधिकार कर लिया। इसी तरह हम देखें गोंडवाना के साथ हुए इनके संघर्षों को। गोंडवाना का क्षेत्र भी इनका पड़ोसी क्षेत्र था, लेकिन यहाँ समस्या अलग थी क्योंकि जो बरार का क्षेत्र है वह एक मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम शासित क्षेत्र था और वहां का जो प्रशासन था वह मुस्लिम कानूनों के हिसाब से चल रहा था। वहीं जो गोंडवाना है वह एक हिंदू राज्य था। तो यहाँ पर ना केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक लड़ाई भी हमको दिखती है। धर्म के कारण यानी हिंदू मुस्लिम के कारण भी एक दूसरे पर आक्रमण करने की जो प्रवृत्ति है वह हमको दिखती है। और इन आक्रमणों में हम यह भी देखते हैं कि जब भी आक्रमण होते थे धर्म के आधार पर एक दूसरे को लूटा जाता था और इस लूट का सबसे ज्यादा असर यह पड़ता था कि जो सामान्य जनता है वह काफी परेशान हो चुकी थी। गोंडवाना के क्षेत्र में राजा संग्राम शाह, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी दलपत शाह, यह दोनों बरार से संघर्ष करते हैं। दरियाह इमाद शाह कई बार गोंडवाना पर हमला करता है, लेकिन गोंडवाना के जो योद्धा हैं वह इस हमले को रोक देते हैं। कोई बड़ा क्षेत्रीय परिवर्तन नहीं होता है। मतलब गोंडवाना के साथ हुए इन युद्धों में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है, उन्हीं की संपत्ति सबसे ज्यादा लूटी जाती है। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, पर धीरे धीरे बरार का क्षेत्र कमजोर हो जाता है। तो बरार अपनी आसपास की शक्तियों के साथ लड़ता है और लड़ते लड़ते उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है, राजनीतिक लाभ उसको मिलता नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ चीजें आप और ध्यान रखेंगे, क्योंकि संघर्ष ज्यादा है और संसाधन कम है, छोटे छोटे क्षेत्र हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे के क्षेत्रों पर अधिकार कर लें। यह अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी यह भी एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। और उसके कारण क्या है? एक तो ज्यादातर शक्तियां स्वतंत्र होना चाह रही हैं और इनकी परंपराएं एक जैसी हैं, इसलिए यह शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगी और अंततः एक पैरेलल व्यवस्था के रूप में चलती रहेंगी। कुछ क्षेत्रों पर अधिकार होगा दूसरी शक्ति का, जैसे यहाँ पर बरार को हथिया लिया अहमदनगर ने, लेकिन बहुत ज्यादा प्रशासनिक परिवर्तन हमको नहीं दिखेगा और आम जनता पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखेगा। वहीं हम देख रहे थे गोंडवाना को, तो गोंडवाना से जो युद्ध हो रहे थे उन युद्धों में आम जनता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। तो दोनों संघर्ष हमने समझ लिए। फिर हमने एक चीज और देखी थी, दो राजधानियां थी इनकी, एक गाविलगढ़ और दूसरी एलिचपुर। तो गाविलगढ़ को राजधानी बनाया था फतुल्लाह इमाद शाह ने, जो कि संस्थापक था बरार का या फिर इमाद शाही वंश का। तो इसने यह दूसरी राजधानी क्यों बनाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमको दिखता है। कैसा कारण? क्योंकि जो आपका गाविलगढ़ था यह था दुर्गम पहाड़ियों पर, मतलब पहाड़ी पर स्थित यह क्षेत्र था और इसके आसपास अलचपुर का मैदानी क्षेत्र था। पहाड़ पर स्थित होने के कारण यह सुरक्षा के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट था। जो आपका एलिचपुर था, एलिचपुर इनकी प्रशासनिक राजधानी थी, मतलब यहाँ से यह लोग प्रशासन चलाते थे। और जो गाविलगढ़ है यह एक तरह का सैन्य किला था। जब भी हमला होता था बरार पर, तो बरार के सुल्तान क्या करते थे, वह भाग कर चले जाते थे गाविलगढ़ के किले पर। और गाविलगढ़ का किला पहाड़ी पर स्थित था, इस वजह से काफी सुरक्षित था। उसके आसपास घने जंगल भी थे, तो वहां पर हमला कर पाना काफी कठिन कार्य था। तो इसलिए दो राजधानियां बनाई गई, एक गाविलगढ़, दूसरी एलिचपुर। एलिचपुर प्रशासनिक राजधानी और गाविलगढ़ सैन्य राजधानी। अब हम देखें अहमदनगर ने कैसे बरार पर अधिकार कर लिया। और अधिकार हुआ कब? 1574 में। हम देखते हैं कि जो आपका इमाद शाही वंश है और इसका जो अंतिम प्रशासक है बुरहान इमाद शाह, यह एक अयोग्य और कमजोर शासक है। हमने यह देखा कि जो आपका दरिया इमाद शाह था, इसने व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया और वह परिवर्तन क्या था? अपनी पड़ोसी शक्तियों से इसने लड़ना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले के प्रशासक ने क्या किया? उसने कोशिश की थी कि क्षेत्रीय शक्तियों से ना लड़ना पड़े और इसलिए मित्रता वह उनसे रखना चाह रहा था। इसने व्यवस्था में परिवर्तन किया, अपने क्षेत्र का विस्तार करने की लालसा में अपनी पड़ोसी शक्तियों से ही इसने युद्ध मोल ले लिए। इसमें हमने देखा गोलकुंडा ने कई सारे युद्ध लड़े और उसके बाद अहमदनगर से भी इनके लगातार युद्ध हो रहे थे। अंततः यह साम्राज्य कमजोर हो जाता है
और अहमदनगर इसे जीत लेता है। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जो अहमदनगर का सुल्तान है मुर्तजा निजाम शाह प्रथम, यह भी अपने राज्य का विस्तार कर रहा था और बरार की स्थिति क्योंकि कमजोर हो चुकी थी, तो इसे अपने राज्य में शामिल करना काफी जरूरी था। हम यह भी देखते हैं कि जो बरार का क्षेत्र है वहां पर बीजापुर, गोलकुंडा यह सारे लोग हस्तक्षेप भी कर रहे थे। इसलिए अहमदनगर को यह भी जरूरी लगा कि यदि वह अधिकार नहीं करेगा तो बाकी शक्तियां उस पर अधिकार कर लेंगी। यानी बरार का पतन होना तय था। अहमदनगर ने देखा कि अगर वह अधिकार नहीं करेगा तो कोई और उस पर आकर अधिकार कर लेगा, तो इसलिए अहमदनगर ने आक्रमण किया। और दूसरे कारण हमने और देखे, बरार के सुल्तानों की नीति, कमजोर उत्तराधिकारी, पड़ोसियों के साथ शत्रुता मोल लेना, यह सब मिलकर एक बड़ा कारण बनाते हैं जिससे अहमदनगर सफल हो सका। इसके अलावा अहमदनगर को एक डर और था, जो आपकी यह पड़ोसी शक्तियां हैं जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, यह तो बनी हुई थी, लेकिन एक बड़ी शक्ति और उभर कर आ रही थी। कौन सी शक्ति? मुगल साम्राज्य। यानी मुगलों का भारत पर आक्रमण हो चुका था। मुगल भी अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार कर रहे थे और अहमदनगर को यह शक था कि अगर उसने बरार पर हमला नहीं किया तो मुगल उस पर हमला करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लेंगे और अंततः यह अहमदनगर के लिए ही एक बड़ा खतरा बन जाता। तो इस कारण से भी यह आक्रमण हुआ था। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि इसी अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। घटनाक्रम के रूप में अगर हम देखें तो मुर्तजा निजाम शाह यह आक्रमण की योजना बनाता है। यह शासक है अहमदनगर का और उस समय जो उनका सेनापति है चांद बीबी का पिता हुसैन निजाम शाह, यह दोनों मिलकर आक्रमण करते हैं। इनकी राजधानी अलिचपुर और गोविलगढ़, या आप एलिचपुर भी ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही नाम है, एलिचपुर या फिर अलचपुर। तो इस राजधानी पर अधिकार कर लिया जाता है अहमदनगर के शासकों द्वारा। जो आपका इमाद शाह है यानी बुरहान इमाद शाह, यह युद्ध में पराजित हो जाता है और इसे अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह कैद कर लेते हैं और इस तरह से बरार का जो स्वतंत्र शासन था वह समाप्त हो जाता है और बरार अहमदनगर का हिस्सा बन जाता है। आने वाले वीडियोस में इसे हम और कवर करेंगे और समझेंगे कि कैसे बीदर का क्षेत्र बीजापुर के कंट्रोल में आया, कैसे गोलकुंडा का क्षेत्र मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में आया और कैसे अहमदनगर अंततः मुगलों के साम्राज्य में शामिल हो गया। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।